हेलो स्टूडेंट्स, मार्क्सवादी समाजवाद की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या के विषय में जानेंगे। मानव इतिहास अब तक जो भी सभ्यता और संस्कृति का संचित इतिहास है, उसकी व्याख्या अनेक तरीके से की जाती है। दार्शनिक अपने तरीके से करते हैं, समाजशास्त्री इतिहास को अपने नजरिए से देखते हैं। एक राजवैज्ञानिक के लिए मानव इतिहास राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित होता है। अर्थशास्त्री अपने नजरिए से देखते हैं। जहां तक मार्क्स की बात है, मार्क्स ने एक अर्थशास्त्री होने के नाते मानव इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की। मार्क्सवादी समाजवाद का अगर कोई एक सूत्र है तो वो है आर्थिक तत्व, आर्थिक कारक। यानी मार्क्स ये विवेचित करता है कि मनुष्य का जो समाज है, जो राज्य व्यवस्था है या जितनी भी संस्थागत संरचनाएं हैं, उन सब का निर्धारक तत्व अर्थव्यवस्था, आर्थिक कारक है। इतिहास का निर्माण करने में एकमात्र आर्थिक कारकों का योगदान रहा है। मार्क्स की ऐसी आर्थिक कारक यानी उत्पादन के साधन, उत्पादन के तरीके और उत्पादन के संबंध, ये जैसे जैसे परिवर्तित होते रहे हैं, वैसे वैसे मानव का इतिहास बदलता रहा। इतिहास के एक युग से दूसरे युग में मनुष्य ने प्रवेश किया है, किस वजह से? आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव की वजह से, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की वजह से। और इस संबंध में मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या की, उसमें इतिहास का काल विभाजन 4 युगों में किया। चारों युगों में उसने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे आर्थिक परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों ने मनुष्य को एक युग से दूसरे युग में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो जिन 4 युगों की बात मार्क्स करता है, उनमें से पहला युग वो कहता है आदिम साम्यवादी युग था। जब मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया तो सबसे पहले उसकी आर्थिक गतिविधियां यानी अपनी जीविका निर्वाह के लिए वो जो कुछ करता था, वो क्या था? वो जानवरों का शिकार करता था, प्रकृति से कंद मूल फल इत्यादि लेकर खाता था, पेड़ के पत्तों से छालों से तन ढकता था। मतलब उसकी आर्थिक गतिविधियां बहुत सरल थी, सीमित थी, और इसी कारण से समाज व्यवस्था भी बड़ी सरल थी। क्योंकि समाज उस वक्त उदित ही नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों का शिकार करने के लिए या फल मूल ढूंढने के लिए व्यक्ति एक स्थान पर न रहकर इधर उधर घूमता रहता था, खाना बदोश जीवन जीता। आज यहाँ कल वहाँ, एक स्थान पर न रहने के कारण कोई संगठनात्मक भाव जो समाज का आधार है, कोई आपसी संबंध व्यक्तियों का उस रूप में डेवलप नहीं हुआ जैसा हम आज देखते हैं, या जो समाज की स्थापना के लिए जरूरी है। समाज को कहते हैं ये सामाजिक संबंधों का जाल। लेकिन मार्क्स की ये मान्यता है कि शुरुआती दौर में मानव इतिहास जब शुरू हुआ था, उस वक्त ऐसे कोई सामाजिक संबंध नहीं थे, और इसकी वजह ये थी कि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां इस तरीके की थी कि वो एक स्थान पर नहीं रह सकते। मार्क्स ने इस युग को साम्यवादी युग कहा है। क्यों? क्योंकि इस युग में किसी तरह का मनुष्य मनुष्य के बीच किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं था।
बराबर थे। सब अपनी जरूरत के अनुसार प्रकृति से प्राप्त करते थे। प्रकृति के साधन सबके लिए समान रूप से खुले थे। किसी का उस पर अधिकार नहीं था। सब अपनी जरूरत तो पूरा करते थे, लेकिन संपत्ति के रूप में प्राकृतिक संसाधनों को संचित नहीं करते। इसलिए कोई झगड़ा भी नहीं था, और जब झगड़ा नहीं था तो नियम और कानून की जरूरत भी नहीं थी। तो उस आदिम साम्यवादी युग में, जिसको मार्क्स ने विश्लेषित किया है, किसी तरह का कोई शोषण नहीं था, संपत्ति की धारणा नहीं थी, सब बराबर थे और सब खुशहाली का जीवन जी। लेकिन ये युग ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रहा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया कार्य कर रही थी, और वो परिवर्तन द्वंद्व के नियम के अनुसार, जैसा कि मार्क्स ने अपने शुरुआती सिद्धांत में कहा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, कि द्वंद्व की प्रक्रिया के अनुसार हर युग में, हर वस्तु में, हर संस्था में, हर विचार में परिवर्तन होता है। लिहाजा आदिम साम्यवादी युग के बाद मनुष्य ने एक नए युग में प्रवेश किया। इतिहास का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जिसे मार्क्स ने दास युग की संज्ञा दी। दास युग क्यों कहा इस युग को? क्योंकि इस युग में आते आते साम्यवाद का जो चयन था, आदिम साम्यवादी व्यवस्था की जो खुशी थी, जो साम्यता थी, जो शोषण विहीनता थी, वो खत्म हो। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां बदल गई, जीविका निर्वाह के साधनों में बदलाव आया, उत्पादन के तरीकों में बदलाव आया, उत्पादन के संबंधों में बदलाव। कैसे बदलाव आया? जो मनुष्य जानवरों को मारकर खाता था, शुरुआती दौर में शिकार करके खाता था, अब उसने उन जानवरों को पालना शुरू। जानवरों को पालने के लिए वो एक स्थान पर रहना शुरू किया उसने, क्योंकि जानवरों को लेकर हमेशा वो इधर उधर नहीं घूम सकता। अब जानवरों को लेकर एक स्थान पर रहना शुरू किया, यहीं से संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। कुछ लोगों ने कुछ पशुओं को, जो दुधारू पशु थे या जो ऊन वगैरह देते थे, जिनसे ऊन निकाला जाता था, उनको पालना शुरू किया, उन पर अपना मालिकाना हक जताना शुरू किया। लेकिन पशुओं को अकेले नहीं पाल सकता था व्यक्ति, उसे अन्य लोगों के सहयोग की जरूरत थी। लिहाजा उसने अन्यों का सहयोग लेना शुरू किया। वो लोग जो पशुओं को पालते थे, उनके खाने का इंतजाम करते थे, उनके पीने का इंतजाम करते थे, उनके रहने, उनकी देखभाल का काम करते थे, वो उन लोगों के अधीन हो गए जो अपने आप को पशुधन का मालिक समझते थे। दूसरी तरफ संपत्ति की धारणा एक और रूप में सामने आई। पशुओं का शिकार करने के लिए जिनके पास औजार होते थे, वो उस औजार को ही अपनी संपत्ति समझने लगे, और जिनको वो देते थे शर्त के साथ देने लगे, अपना मालिकाना हक समझकर देने लगे कि तुम इसे कुछ समय तक प्रयोग कर लो, किंतु ये मेरी संपत्ति। पशुधन की धारणा सामने आई, औजारों के स्वामित्व की धारणा सामने आई, और यहीं पर मार्क्स ये बताता है कि समाज में क्लास डिवीजन शुरू, वर्ग विभाजन शुरू। दो वर्ग यहीं से बनने लगे। एक वो वर्ग जो संपत्ति का मालिक था, और दूसरा वो वर्ग जो संपत्ति का मालिक नहीं। इन दोनों वर्गों के बीच जो संबंध डेवलप हुए, वो शोषक और शोषित के संबंध।
संपत्तिशाली वर्ग जो था, जो संपत्ति का स्वामी अपने आप को समझता था, वो उस वर्ग पर अपना नियंत्रण, अपनी कंट्रोल स्थापित करने लगा। जो संपत्ति का मालिक नहीं था, लेकिन वो अदरवाइज काम करता था, श्रम करता। इसलिए मार्क्स ने इस युग को दास युग की संज्ञा दी है, क्योंकि यहाँ पर मालिक और दास का कंसेप्ट, मालिक वो थे जो संपत्ति के स्वामी थे, और दास वो जो संपत्ति के स्वामियों की सेवा करते थे, उनकी संपत्ति की रक्षा करने का काम करते थे, उनकी संपत्ति की देखभाल करते थे, और बदले में मालिक उन्हें आजीविका चलाने के लिए कुछ पारिश्रमिक प्रदान करते। तो आदिम साम्यवादी युग से मानवता ने दास युग में प्रवेश किया। इसके पीछे वजह क्या थी? आर्थिक परिस्थिति। उत्पादन के साधनों में बदलाव ने समाज का कंसेप्ट सामने रखा, सत्ता का कंसेप्ट सामने रखा, ऐसी मार्क्स की मान्यता है। अब मानवता ने जो तीसरे युग में प्रवेश किया, मार्क्स के विचारानुसार, वो युग था कृषि युग। कृषि युग में मनुष्य ने प्रवेश किया, इसकी वजह भी थी अर्थव्यवस्था में बदलाव, उत्पादन के साधनों में बदलाव, उत्पादन के संबंधों में बदलाव। पशुपालन युग के बाद कृषि युग कैसे शुरू हुआ होगा? इधर उधर घूमते हुए मनुष्य ने फल मूल कंद खाकर उसके बीज फेंके होंगे, और घूमते घामते मनुष्य ने देखा होगा कि वो बीज, वो फल के बीज कुछ समय बाद उगकर पौधे के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और वो पौधा बड़ा होकर फिर वो फल दे रहा। संभवतः यहीं से कृषि की धारणा उदित हुई होगी कि अगर हम इन सारे बीजों को एक भूमि पर एक साथ बो दें, तो हमें एक साथ फसल प्राप्त हो, उत्पादन प्राप्त हो। इस अप्रोच के तहत, इस धारणा के तहत मनुष्य ने कृषि कार्य करना शुरू किया। उसकी आर्थिक गतिविधियां पशुपालन से आगे बढ़कर कृषि कार्यों तक विकसित हुई। कृषि कार्यों को करने के लिए मनुष्य को एक जगह पर रहना उसकी अनिवार्यता बन गई, क्योंकि पशुओं को लेकर तो वो एक बार घूम भी सकता था, लेकिन खेतों को लेकर वो कदापि नहीं घूम सकता था। लिहाजा उसने एक जगह पर रहना शुरू किया। एक जगह पर रहने से लोगों के बीच संबंधों का विकास हुआ, समाज सामने आया, अपने विकसित रूप में सामने आया। लोगों के बीच आदान प्रदान हुआ, उत्पादन के साधनों का, उत्पादित सामान का, एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए लोग तत्पर होने लगे। और इसकी बड़ी वजह थी कृषि अर्थव्यवस्था। जिन पशुओं को वो पाल रहा था, पहले उनका शिकार कर रहा था, अब उन्हीं पशुओं को वो कृषि कार्यों में प्रयोग में लाने लगा, और कृषि कार्य से जुड़े तमाम उत्पादन के साधनों का भी डेवलपमेंट हुआ। हल वगैरह आप जानते हैं, जो प्रारंभिक रूप में कृषि के लिए जरूरी होते हैं, खेतों की जुताई के लिए। तो ये नए साधन, अर्थव्यवस्था के उत्पादन के नए साधन दुनिया के सामने आए कृषि युग में। कृषि आजीविका का मुख्य साधन बन गई, और कृषि से जुड़े अन्य व्यापार धंधों का भी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, आर्थिक लेन देन का विस्तार हुआ, आर्थिक गतिविधियां सरल से जटिल की ओर अग्रसर हुई। कृषि भूमि को लेकर, उत्पादन के साधनों को लेकर अब संघर्ष थोड़े और बढ़े। राजकीय नियमों की जरूरत भी पहले के मुकाबले
ज्यादा महसूस हुआ। सत्ता का स्पष्ट स्वरूप सामने आने लगा। कृषि युग के बाद जिस युग में मानव इतिहास देखा जाता है, मनुष्य ने जिस युग में प्रवेश किया वो था औद्योगिक युग। मार्क्स ने जब समाजवाद का कंसेप्ट दिया उस समय औद्योगिक युग चल रहा था, और मार्क्स की ये मान्यता है कि कृषि युग से औद्योगिक युग में जब मनुष्य ने प्रवेश किया तो समाज, राज्य और अन्य संस्थागत संरचनाओं में बहुत बड़ा बदलाव। कृषि युग से औद्योगिक युग में कब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया मनुष्य ने? कृषि में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। इतना उत्पादन होने लगा कि मनुष्य के खाने से, स्वयं के उपभोग से वो कहीं ज्यादा होने लगा। आपसी लेन देन से भी ज्यादा होने लगा। जो स्थानीय स्तर पर कृषि उपजों को लेकर व्यापार होता था उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा कृषि में। इसी बीच इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। 17वीं शताब्दी में, और बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए। इन उद्योग धंधों में कृषि से कच्चा माल लेकर उन्हें मशीनों में डालकर उनसे नाना अन्य चीजें बनाई जाने लगी। जैसे कपास को लेकर सूती वस्त्र का प्रोडक्शन हुआ यूरोप में बहुत ज्यादा। अन्य मानव जीवन में उपयोगी सुख सुविधा की चीजों का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़ी बड़ी मिलें, कल कारखाने स्थापित हुए जिनमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कार्य प्रारंभ। तो मार्क्स की मान्यता है कि कृषि युग से औद्योगिक युग में भी मनुष्य ने प्रवेश किया तो उसकी वजह आर्थिक परिस्थितियां थी, उत्पादन के तरीके थे, उत्पादन के संबंध। मार्क्स अपनी प्रारंभिक मान्यता पर बना हुआ है कि जो समाज में वर्ग विभाजन दास युग में शुरू हुआ था उसके बाद आगे वो हर युग में कंटिन्यू था। कृषि युग में जो दो वर्ग सामने आए, एक जमींदार वर्ग था जो बड़ी बड़ी भू संपत्ति का मालिक था, और दूसरा वो छोटे छोटे किसान थे जिन्हें मार्क्स ने अर्धसर्फ कहा है, जो खेती में काम करते थे लेकिन खेतों पर, कृषि भूमि पर उनका स्वामित्व नहीं। ये जमींदार हैव्स में थे, संपत्तिशाली थे, जो छोटे छोटे किसानों का शोषण करते थे, यानी उनसे ज्यादा काम लेकर थोड़ा पारिश्रमिक। मार्क्स की मान्यता है कि जो औद्योगिक युग है, इस औद्योगिक युग की सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ी बुराई जिसे मार्क्स ने माना वो ये है कि यहाँ पर हमें शोषण की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। औद्योगिक युग में आर्थिक स्वतंत्रता का लाभ उठाकर समाज के कुछ सक्षम लोग ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी मिलों और कल कारखानों के मालिक बन जाते हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो इन कल कारखानों को चलाता है, मजदूर वर्ग। बिना उसके ये कल कारखाने चल नहीं सकते, लेकिन मिलों से, कारखानों से जो मुनाफा होता है, उनसे जो प्रोडक्शन होता है, वो जो बाजार में जाता है उसका जो मूल्य मिलता है, उस मूल्य में मजदूरों को न्यायपूर्ण भागीदारी नहीं। तो मार्क्स की ये मान्यता है कि औद्योगिक युग में इन दो वर्गों के बीच, यानी पूंजीपति और मजदूर वर्गों के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खाई बहुत चौड़ी हो जाती है,
शोषण अपने चरम रूप में पहुंच जाता है और ये शोषण खत्म होगा, मार्क्स की ऐसी मान्यता है। तो इतिहास की व्याख्या करते समय मार्क्स ने इन 4 युगों को विश्लेषित किया और 5वें ऐसे युग की कल्पना की जो आएगा। मार्क्स की भविष्यवाणी थी कि वो इतिहास का वो युग होगा, मानव इतिहास का, जिसे हम साम्यवादी युग कहेंगे, जिसमें एक बार फिर से वही समानता स्थापित होगी समाज में जो इतिहास के शुरुआती दौर में थी, यानी एक शोषण मुक्त, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना। मार्क्स की ऐसी मान्यता थी। तो आपने देखा कि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या मार्क्स ने प्रस्तुत की कितनी तार्किक है, कितनी व्यवस्थित है, लॉजिक के आधार पर उसे काटना संभव